हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे अम्ल क्षारक एवं लवण, जो कि कक्षा 10 की रसायन विज्ञान का एक अध्याय है। तो उसमें हम पिछली वीडियो में देख चुके थे कि अम्लों के बारे में एसिड्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्षारक क्या होते हैं, बेसिक। इनको इंग्लिश में कहते हैं हम बेस, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब क्षारक के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं, क्षारक क्या होते हैं। तो देखो, क्षारक वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनमें कड़वा स्वाद होता है, ठीक है। क्षारक वे रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद जो है कड़वा होता है, ठीक है। और अम्लों में क्या पढ़ा था हमने, अम्लों का स्वाद जो है खट्टा होता है, ठीक है। क्षारक वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनमें कड़वा स्वाद होता है। और क्षारक लाल लिटमस के रंग को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। लिटमस बताया था कि लिटमस एक सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, जो हमको बताता है कि अम्ल, जो ये विलियन है, अम्ल है कि क्षारक है, ठीक है। तो देखो, क्षारक लाल लिटमस के रंग को नीले रंग के क्षारक लाल लिटमस के रंग को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ये रहा क्षारक के बारे में। अभी और देखते हैं। और क्षारक अम्लों के विपरीत रसायन होते हैं, यानी कि जो अम्ल जो है, जो प्रभाव जो है, जो प्रकृति अम्लों की होती है, उसके विपरीत प्रकृति जो है क्षारकों की होती है, ठीक है। यानी कि क्षारक अम्लों के विपरीत रसायन होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। क्षारक अम्लों के, रुक जाओ कॉमा लगा देता हूँ। क्षारक अम्लों के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम जैसे किसी अम्लीय विलयन में कुछ क्षारकीय विलयन मिलाएंगे तो वो उसके विलयन को न्यूट्रल कर देगा, यानी कि उदासीन कर देगा, ठीक है। यानी कि उसके प्रभाव को वो उदासीन कर देगा। जैसे कि सपोज दैट हमने अगर कोई अम्लीय विलयन है, ठीक है, उसका स्वाद होता है खट्टा, और अगर हमने उसमें क्षारकीय विलयन दिया तो ना तो उसका स्वाद अम्लीय रहेगा और ना ही उसका स्वाद क्षारकीय रहेगा। इसको कहते हैं उदासीन, यानी कि लगभग जैसे पानी होता है हमारा, ठीक है। और उदासीन को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रल। आगे देखते हैं। सभी धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड, तो देखो, सभी धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड क्षारक होते हैं। तो देखो, सभी धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड जो है क्षारक होते हैं, यानी कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, यानी कि धातु ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया करते हैं, वो सारे क्षारक होते हैं, ठीक है। सारी सभी धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड क्षारक होते हैं। जैसे उदाहरण, Na2O सोडियम ऑक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH यानी कि वही हुआ ना, जैसे अम्ल जो है विलयन में आयनित होकर के H+ आयन निकालते हैं, उसी प्रकार क्षारक जो है विलयन में आयनित होकर के OH नेगेटिव आयन निकालते हैं, ठीक है। तो देखो NaOH, तो उसी प्रकार देखो Na2O सोडियम ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड, NaOH धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये है, कुछ क्षारक जल में विलय हो जाते हैं परंतु कुछ नहीं होते। विलय क्षारक अविलेय क्षारक से अत्यधिक उपयोगी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बताया मैंने कि कुछ क्षारक जल में विलेय हो जाते हैं परंतु कुछ नहीं होते हैं। विलेय क्षारक जो है अविलेय क्षारकों से अत्यधिक उपयोगी होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विलेय क्षारक इसलिए उपयोगी होते हैं क्योंकि अधिकांश तो रासायनिक जो अभिक्रिया होती हैं वो जो है विलयन में संपन्न की जाती है, ठीक है। उनका उपयोग जो है हम विलयन से देखते हैं, ठीक है। तो अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं विलयन में होती हैं, इसलिए विलेय क्षारक जो है अधिक अधिक उपयोगी होता है हमारे लिए, ठीक है। और एक पॉइंट और है, ये मैंने लिखा नहीं है बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो कुछ क्षारक वे होते हैं जो बिना रासायनिक अभिक्रिया किए हुए सीधे विलेय हो जाते हैं, विलयन में घुल जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्षारकों को हम क्षार कहते हैं, ठीक है, केवल क्षार, ठीक है। तो क्या क्या मैंने, ऐसे क्षारक जो जल में, जो बिना रासायनिक अभिक्रिया के जल में विलेय हो जाते हैं, उनको हम क्षार कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ क्षारक, क्षार। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षारक जो जल में विलेय हो जाता है वो क्षार कहलाता है, ठीक है। क्षारक जो जल में विलेय हो जाता है उसको हम क्षार कहते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम क्या है। तो देखो, क्षारक जल में विलय होकर के विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों यानी कि OH नेगेटिव आयनों को उत्पन्न करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अभी बताया कि अम्ल जो है H+ आयनों को उत्पन्न करते हैं और क्षारक जो है OH आयनों को उत्पन्न करते हैं। आयन यानी कि चार्जेस, ठीक है। तो ये भी आयन है, प्लस भी आयन है। तो आयन जिस विलयन में होंगे वो विलयन जो है विद्युत का चालन करेगा, ठीक है। इसका एक पॉइंट ये भी बनता है इसको। पर मैं बोल रहा हूँ कि क्षारक जल में विलय होकर के विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों को उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोक्साइड यानी कि OH नेगेटिव आयन को उत्पन्न करता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। देखो, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, क्यों, क्योंकि वह जल में विलय होकर के हाइड्रोक्साइड आयनों को उत्पन्न करता है। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। वह एक क्षार है, क्यों क्यों है वो क्षार, क्योंकि वह जब जल में घुल जाता है यानी कि विलय हो जाता है या फिर आयनित हो जाता है तो जो हाइड्रोक्साइड आयनों को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये है इसकी केमिकल रिएक्शन। NaOH सॉलिड है तो जल में विलय हुआ है इसको, ठीक है। तो रिएक्शन में एक कैटलिस्ट के रूप में जल लिखा है। कैटलिस्ट अभी आपको समझ नहीं आएगा, बस
मैंने बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा। इसका मतलब ये हुआ कि जल में विलय किया है हमने इसको, ठीक है, यहाँ पे लिखा है अगर, ठीक है। और जल में विलय होगा तो ये आयनित हो गया है, तो Na+ आयन और OH नेगेटिव आयन को इसने निकाला, आयनित हो गया, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयन प्लस, क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं निकला तो इसमें OH नेगेटिव आयन निकला, इसीलिए जो है ये क्या है, एक क्षार है, यानी कि बेस धातु है, ठीक है, सॉरी एक बेस है, ठीक है, क्षारक है ये। तो ये है इसकी रासायनिक अभिक्रिया, NaOH Na+OH नेगेटिव, ठीक है। और OH नेगेटिव यानी कि एक्वस और एक्वस और ये सॉलिड, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये कौन सी फॉर्म में है, ठीक है। तो अब कुछ क्षारकों के उदाहरण देखते हैं हम कि कौन कौन से क्षारक होते हैं, तो देखते हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है नोट, देखो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिए, तो आपको और जगह से नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि देखो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं बहुत ईजी वे में, जो आपको याद नहीं रटना नहीं है इनको, ठीक है, खाली दिमाग में बैठाना है कि ये होता है ये, ठीक है। तो और नोट कर लेना है, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी होगी एग्जाम के टाइम पे। तो देखो क्षारकों के उदाहरण है कुछ क्षारकों के उदाहरण, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, क्योंकि देखो Na+ और OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है। और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्षार धातु है। NaOH की होल ट्वाइस, इसको बोलता था मैंने कि जब यहाँ पे 2 होगा तो इसको होल ट्वाइस पढ़ेंगे, ठीक है, और 3 होगा तो होल थ्राइस पढ़ेंगे। तो MgOH, ठीक है, MgOH की होल ट्वाइस, इसका मतलब हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। CaOH की होल ट्वाइस, इसका मतलब हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH, इसका मतलब हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये एक क्षारों के उदाहरण, ये क्षारों के उदाहरण है, क्षारकों के उदाहरण है जो जल में विलय होकर के OH नेगेटिव आयंस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो देखो अब हमारे पास, जैसे हमने अम्लों के बारे में पढ़ा था कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, ठीक है, तो उसी प्रकार से क्षारक भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक एंड दुर्बल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस, ठीक है। अब इनको देखते हैं क्या होते हैं। तो पहले देखते हैं हम प्रबल क्षारक यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस को, तो देखते हैं ये क्या होते हैं, तो इसके उदाहरण भी है। तो देखो क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, ठीक है। तो क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो गया, यानी कि जितना भी वो हमने लिया था पदार्थ वो पूरे तरीके से आयनित हो गए हैं, कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होता है और इस प्रकार बड़ी संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन हो, यानी कि OH नेगेटिव आयन हो, तो याद रखना OH नेगेटिव होता है, ठीक है। तो OH नेगेटिव आयनों को उत्पन्न करता है, प्रबल क्षारक कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि और भी है। NaOH और KOH ये जो है जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और बड़ी संख्या में OH आयनों को उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इनको जो है प्रबल क्षारक कहा जाता है। इंग्लिश में इनको स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। तो देखो क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और इस प्रकार बड़ी संख्या में हाइड्रोक्साइड आयनों को उत्पन्न करते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रबल क्षारक। अब देखते हैं हम दुर्बल क्षारक यानी कि वीक बेस। तो ये है दुर्बल क्षारक यानी कि वीक बेस। और देखते हैं क्या है, क्षारक जो जल में आंशिक रूप से आयनित होता है और इस प्रकार कम मात्रा में OH नेगेटिव आयनों को उत्पन्न करते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाता है। यानी कि क्षारक जो जल में आंशिक रूप से यानी कि पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है वो, ठीक है। तो ऊपर बताया था मैंने कि पूरा आयनित हो जाता है, तो और ये पूरा आयनित नहीं होता, ठीक है। तो देखो क्षारक जो जल में आंशिक रूप से आयनित होता है और इस प्रकार कम मात्रा में OH नेगेटिव आयनों को उत्पन्न करते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाता है। तो कुल मिला के दुर्बल क्षारक क्या हुआ, ये कि ये कम मात्रा में OH आयनों को उत्पन्न करेगा, और प्रबल क्षारक क्या हुआ कि वो अधिक मात्रा में OH आयनों को उत्पन्न करेगा, ठीक है। इसी इसी का विपरीत उसमें भी था कि अम्ल क्या होता है, अम्ल में जो है H+ आयनों को एक कम उत्पन्न करता है और एक ज़्यादा उत्पन्न करता है, इसी सेम है दोनों में, ठीक है। बस फर्क ये है कि एक H+ आयनों को उत्पन्न करता है और एक OH नेगेटिव आयनों को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो देखो क्षारक जो जल में आंशिक रूप से आयनित होता है और इस प्रकार कम मात्रा में OH नेगेटिव आयनों को उत्पन्न करता है, दुर्बल क्षारक कहलाता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एक दुर्बल क्षारक का उदाहरण है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस, ये भी एक दुर्बल क्षारक का उदाहरण है, एक्सेट्रा यानी कि आदि, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दो मैंने आपको बताया दी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है दुर्बल क्षारक का उदाहरण है, क्योंकि अगर हम इनको जल में आयनित करेंगे या फिर जल में मिलाएंगे तो ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे, ठीक है, आंशिक रूप से आयनित होंगे, ठीक है। तो कम मात्रा में जो है OH नेगेटिव आयनों को उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया दुर्बल क्षारक, वीक बेसिस। अब आगे देखते हैं, अब पढ़ेंगे हम क्षारकों के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। एक बाय वन करके हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले क्षारकों में कड़वा स्वाद होता है, ये मैंने आपको पहले में बताया था। ये गुणधर्म यानी कि कुल मिला के जितना पढ़ा इनके बारे में क्या क्या पढ़ा हमने वो देखते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। तो क्षारकों में कड़वा स्वाद होता है, ठीक है, क्षारकों के गुणधर्म, क्षारकों में कड़वा स्वाद होता है। दूसरा,
क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है, ये अम्ल के विपरीत हैं। तो अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब देखिए तीसरे, क्षारकों के छूने पर ये चिकने होते हैं, ठीक है। क्षारक क्या होते हैं, चिकने यानी कि मुलायम होते हैं, ठीक है। क्षारकों के छूने पर ये चिकने होते हैं। तो देखो क्षारक विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें भी आयन होते हैं, आयन यानी कि चार्जेस, चार्जेस के कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। H प्लस आयन हो या फिर OH नेगेटिव आयन हो, पर आयन होने चाहिए यानी कि चार्जेस होना चाहिए, तो ये जो है विद्युत का चालन करते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे जो है पीछे है, क्षारक जो है विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, ये हो गया। अब देखो क्षारक अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। देखो क्षारक जो है अम्लों से क्रिया करेंगे तो वो अपने खुद के स्वाद को भी खो देंगे, खुद के प्रभाव को भी खो देंगे, और अम्लों के प्रभाव को भी नष्ट कर देंगे। इसका मतलब यह उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। देखो क्षारक अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, क्या करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जल देखो नॉर्मल सा पानी होता है, यानी कि न्यूट्रल पानी, न्यूट्रल होता है ना, फिर पानी कड़वा होता है और ना ही खट्टा होता है, ठीक है। तो देखो क्षारक अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। आगे देखते हैं छठवां पॉइंट, क्षारक धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। सेम धातु ऑक्साइडों के साथ ये क्रिया करके, ये भी लवण, ये धातु ऑक्साइडों के साथ भी क्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो देखो पहले अम्लों के साथ क्रिया करके बना, अब जो है क्षारक धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसकी एक रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि हाँ ये है CaOH की होल टाइप्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, यानी कि धातु ऑक्साइड CO2, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं, इसको हम धातु ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस क्षारक है, एक एक्वस विलयन, CO2 गैस है एक, तो ये इसके साथ क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। लवण यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये लवण है एक, और H2 ये लिक्विड फॉर्म में, ये क्या है, जल है, ठीक है। तो देखो दो, क्या क्षारक अधातुओं के ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाती हैं, ठीक है। अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनते हैं, और धातुओं के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनते हैं, इसी प्रकार अधातु ऑक्साइड, ठीक है। क्षारक अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। अधातु ऑक्साइड CaOH की होल ट्वाइस प्लस CO2 जैसे, इसको रिएक्ट हुई, रिएक्शन हुई, तो CaCO3 प्लस H2O जल निकला। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट लवण और जल निकला, ठीक है। ये भी लवण का एक दूसरा फॉर्म है, पहले तो NaCl मैंने बताया था, नॉर्मल नमक ये होता है, बट ये भी लवण है एक तरफ का, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीएच क्या होता है, पीएच क्या होता है, ठीक है। हमारे पास पीएच मापक्रम यानी कि पीएच स्केल, पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। बट जो है आप पहले इसको सीखे कि ये क्या होता है, देखिए नॉर्मल सी बात है, हल्का सा टॉपिक है, ठीक है। पीएच मापकरण यानी कि पीएच स्केल, ये एक प्रकार की स्केल होती है। तो देखो ये क्या होती है, तो देखो अम्ल या क्षारक की सांद्रता को पीएच मापक्रम नामक अंकों के मापक्रम पर मापा जाता है। यानी कि पीएच एक स्केल होती है और उस पर कुछ अंक होते हैं, उस पर 0 से 14 तक अंक होते हैं, तो उनसे पता चलेगा कि ये अम्ल है या फिर ये क्षार है, और कितना खतरनाक अम्ल है, यानी कि कितना सांद्र अम्ल है या फिर कितना दुर्बल अम्ल है, ठीक है, या फिर कितना प्रबल अम्ल है, ठीक है। कितना सांद्र अम्ल है, कितना तनु अम्ल है, कितना प्रबल अम्ल है, कितना दुर्बल अम्ल है, ये पता चलेगा। सांद्र अम्ल यानी कि गाढ़ा अम्ल, तनु अम्ल यानी कि नॉर्मल हल्का अम्ल, ठीक है। और सांद्र क्षारक और तनु क्षारक भी सेम। अब देखते हैं होता क्या है ये, मेन बात तो ये थी कि ये एक स्केल होते हैं और इस पर ये पता करते हैं कि ये अम्ल है या फिर ये क्षार है, ठीक है। तो देखो इस मापक्रम में 0 से 14 तक मान होते हैं, यानी कि 0 से 14 तक अंक होते हैं, जैसे हमारे रूलर होती है, पटरी होती है, सेम उसी प्रकार का ये होता है। इस मापक्रम में 0 से 14 तक मान होते हैं, यानी कि मूल्य होते हैं, ठीक है। अब देखो 0 से 14 तक, तो अगर इसके मूल्य होंगे तो बीच में अगर एक ऐसा पॉइंट भी आएगा, या तो ये ना ही अम्ल है और ना ही क्षारक है, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है 7, यहाँ जहाँ पे न्यूट्रल होता है, और पानी का पीएच भी, जो वाटर होता है हमारा, उसका पीएच 7 होता है, क्योंकि वाटर उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। तो इसको देखते हैं, पॉइंट सेम ये वाला है। तो देखो उदासीन पदार्थों का पीएच ठीक 7 होता है, जैसे जल, क्योंकि यह ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, इसीलिए शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, ठीक है। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ कि पीएच कैसे होते हैं, पीएच स्केल कहती हैं कैसी होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने ये हाथ से बनाया है, ये एक स्केल टाइप की होती हैं, ठीक है। तो देखो 0 से 14 तक इसमें अंक हैं, यानी कि मूल्य हैं। तो 0 से 7 तक ये जो है प्रबल, 0 से 7 तक जो है ये एसिड है, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ 0 से 7 से 0 के लिए ये बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, और 7 से 14 के लिए बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति, प्रकृति, ठीक है। तो यानी कि 0 से 7 के बीच में जो हमारे पास एसिड होते हैं, और 7 से 14 के बीच में हमारे पास
क्षार होते हैं, ठीक है, यानी कि बेस होते हैं। अब देखो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कहाँ तक होते हैं, ठीक है। तो देखो 4 से 6 तक हमारे पास दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। और 4 से नीचे के जो अम्ल होते हैं यानी कि वो प्रबल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है। कहाँ से, 4 से नीचे के लिए, नीचे के सारे एसिड जो होते हैं वो हमारे पास प्रबल अम्ल होते हैं। अब देखो क्षार में देखते हैं, जो है 7 से जो है 7 से 10 तक हमारे पास दुर्बल क्षार होते हैं, यानी कि 8 9 10 ये दुर्बल क्षार होते हैं। और 10 से ऊपर के हमारे पास प्रबल क्षार होते हैं, 14 13 12 11 ये जो है प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है, क्षार होते हैं। इस प्रकार से एक वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, एक मापक्रम होता है। तो 7 पे देखो उदासीन है, यानी कि 7 पे ना ये अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा, जैसे वाटर हो गया, लगभग वाटर की तरह होगा ये, ठीक है। तो ये है एक पीएच स्केल, 0 से 7 तक अम्लीय प्रकृति और 7 से 14 तक क्षारीय प्रकृति, और प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल मैंने आपको बता दिया है, और प्रबल क्षार दुर्बल क्षार भी आपको बता दिया है। तो यहाँ नीचे बता रखा है मैंने आपको, 7 से ऊपर के लिए बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति और 7 से नीचे बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो देखो अम्लों या अम्लीय विलयनों का पीएच 7 से कम होता है। जब विलयन का पीएच 7 से कम होता है तो वह एक अम्लीय विलयन होता है, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको, अम्लों का विलयन 7 से कम होता है, क्षारकों का 7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अम्लों या अम्लीय विलयनों का पीएच 7 से कम होता है। जब विलयन का पीएच 7 से कम होता है तो वो एक अम्लीय होता है। तो देखो और आगे, पीएच 1 वाला विलयन जो है पीएच 5 वाले विलयन से अधिक अम्लीय होता है, ठीक है। यानी कि जो पीएच 1 यानी कि बहुत नीचे वाला विलयन होगा, पीएच 1 वाला विलयन, और जो पीएच 5 वाले विलयन से बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। किसके मुताबिक, इस पीएच 5 वाले एसिड के मुताबिक, यानी कि पीएच 5 वाले के अम्ल से जो है पीएच 1 वाला अम्ल अधिक प्रबल होगा, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं। तो अब देखो मैंने बताया प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल क्या कहाँ तक होते हैं। तो पीएच देखो, पीएच 0 1 2 3, यानी कि 0 1 2 3 से 3 तक जो है प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और पीएच 4 पीएच मान 5 जिसका पीएच मान 6 होगा वो दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड होते हैं, ठीक है। तो पीएच 0 पीएच 1 पीएच 2 पीएच 3 की जो वैल्यू होते हैं इन पर जो हमारे पास प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और पीएच 4 पीएच 5 पीएच 6 पर हमारे दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्षारकों का विलयन। तो देखो क्षारकों या क्षारीय विलयनों का पीएच 7 से अधिक होता है, और पीएच 7 पे क्या होता है हमारे पास, उदासीन न्यूट्रल होता है, ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय। तो देखो क्षारकों या क्षारकीय विलयनों का पीएच 7 से अधिक होता है। और देखो पीएच 14 वाला विलयन जो है पीएच 10 वाले विलयन से अधिक क्षारीय होगा, यानी कि पीएच 14 वाला विलयन जो है जिसका पीएच 14 मान है उसका जो है विलयन जो है प्रबल क्षारीय होगा, ठीक है। और पीएच 10 वाला दुर्बल क्षारीय होगा। इसका मतलब ये हुआ पीएच 14 वाला अधिक क्षारीय है और पीएच 10 वाला कम क्षारीय होगा, क्योंकि जो है न्यूट्रल से जरा आगे बढ़े क्षारीय, और आगे बढ़े और क्षारीय, और आगे 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 जितने आगे बढ़ेंगे उतना क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, और जितना नीचे जाएंगे उतनी अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए पीएच 14 वाला विलयन पीएच 10 वाले विलयन से अधिक क्षारीय होगा, ठीक है। अब देखो क्षारों के लिए, तो पीएच 8 पीएच 9 पीएच 10 इस पर होते हैं हमारे पास दुर्बल क्षार, और इससे ऊपर होते हैं हमारे पास प्रबल क्षार, पीएच 11 पीएच 12 पीएच 13 और पीएच 14 प्रबल क्षार। और देखो अगर यहाँ पे पीएच 12 है और पीएच 14, इन इन दोनों में से पीएच 14 वाला अधिक ज़्यादा क्षारीय होगा, अधिक ज़्यादा क्षारीय प्रकृति होगी उसमें, ठीक है। और पीएच 13 में 14 के मुताबिक कम क्षारीय प्रकृति होगी। बट देखो पीएच 11 12 13 14 प्रबल क्षार होते हैं, और पीएच 8 9 10 वाले दुर्बल क्षार होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पीएच के बारे में। अब देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, हम उसको देखते हैं। तो देखो इसका एक महत्व है हमारे पास कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, ठीक है। तो हमारे पेट में जो है, हमारा पेट जो है अमाशय जो होता है दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उत्पन्न करता है, किसके लिए, भोजन को पचाने के लिए, ठीक है। जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। कभी कभी जो है अमाशय से अधिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमको अपच यानी कि खट्टी डकारें आ जाती हैं, तो गैस बन जाती है, ठीक है। तो देखो कभी कभी अमाशय से में अधिक अम्ल उत्पन्न से अपच हो जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए प्रति अम्ल लेने पड़ते हैं, यानी कि जो एसिड नहीं है, जो एंटी एसिड है, यानी कि क्षारक क्षारक हो सकते हैं इनमें से, ठीक है। तो ये लेने पड़ते हैं हमको। तो ये क्या करते हैं, उसके उनके साथ क्रिया करके उनके पता उसके उसके प्रभाव को न्यूट्रल कर देंगे। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे, थोड़ा सा मात्रा में लेंगे जितना हमारे लिए उपयोगी होगा, ठीक है। उस कारण ये उनके प्रभाव को न्यूट्रल कर देंगे। तो देखो प्रति अम्ल की प्रकृति क्षारीय होती हैं, जो अम्ल में मिलकर उसके प्रभाव को कम कर देता है, और ये उसके प्रभाव को कम कर देगा। तो होगा क्या, तो खाने को पचाने के लिए जितना अम्ल हमको हमारे उसके लिए जरूर चाहिए होगा,
शरीर के लिए, तो वो उतना ही रहेगा और खाना आसानी से पच जाएगा, जिससे हमको अपच नहीं होगी। ठीक है, तो इसी कारण जो है हमारे हमारे पेट में जो है कभी कभी खाने के न पचने से गैस बन जाती है। एक और भी हमारे पास इसका उपयोग दंत क्षय के कारण के रूप में पीएच पीएच परिवर्तन। ठीक है, दंत क्षय के रूप में पीएच का परिवर्तन। तो देखो ये कैसे होता है। देखो, जब हम शक्कर युक्त भोजन को खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या होता है, उपस्थित जो जीवाणु होते हैं वो शक्कर को तोड़ देते हैं, और जब वो शक्कर को तोड़ते हैं तो वो अम्ल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो देखो, मुख में उपस्थित जीवाणु शक्कर को तोड़ करके अम्ल को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और यह अम्ल अम्ल के जो है जो अम्ल, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या होना था, तो देखो यह अम्ल के पीएच को घटा देते हैं। ठीक है, जिससे यह अम्ल के पीएच को घटा देते हैं, यानी कि अम्ल के पीएच, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी यहाँ पे के नहीं होना था, तो इसका मतलब ये हुआ, हम यह अम्ल जो है पीएच को घटा देते हैं। पीएच कहाँ का, जो हमारे मुंह में उपस्थित होता है, एसिड जो होते हैं उसके पीएच को घटा दे देते हैं। ठीक है, यह अम्ल हमारे, या फिर लार, यह अम्ल पीएच को घटा देता है, और मुख में बने अम्ल का पीएच जब 5.5 से नीचे गिर जाता है तो हमारे दांत खराब होने लगते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब हम मीठा या फिर चीनी युक्त शक्कर युक्त भोजन खाते हैं तो क्या हमारे मुख में जो जीवाणु होते हैं वो जो है उसको तोड़ देते हैं, और वो उसको तोड़ने के बाद अम्ल उत्पन्न करते हैं, और हमारे मुख में एक फिक्स पॉइंट होता है जिसका पीएच फिक्स होता है। बट जो है ये जो अम्ल उत्पन्न करते हैं वो उस पीएच को गिरा देते हैं। जब पीएच जो है 5.5 से नीचे गिर जाता है, यानी कि कुछ ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, तो ये जो अम्लीय होने के कारण हमारे दांतों को क्षय करने लगते हैं, यानी कि खराब करने लगते हैं। ठीक है, ये अम्ल, तो इसी कारण हमारे अम्ल हमारे दांत खराब हो जाने लगते हैं। इसका निवारण क्या है, इसका कारण ये है कि हमेशा खाना खाने के बाद जो है दांतों को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए या फिर कुल्ला कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये था दंत क्षय के कारण के रूप में पीएच परिवर्तन। ठीक है, तो पीएच का परिवर्तन इस प्रकार से होता है दांतों के क्षय में। तो ये हो गया हमारे आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे लवण यानी कि सॉल्ट के बारे में, और कुछ नई नई चीज़ें भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, पढ़ते पढ़ते आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।